जा रहे हैं मनरेगा वाला रोग, मनरेगा वाला लोग है उसा। मनरेगा पढ़ा है, कहीं पढ़ाया होगा टीचर मनरेगा के बारे में। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मरका रहा कि नहीं किया जी। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका। कची पढ़ रहे थे हम लोग? कोशिका पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार कोई बता सकता है इस क्या क्या उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं? उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? दिमाग इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको पॉइंट, हाँ देखिए उसमें सारा है, ध्यान कहाँ है? शुरू से आओ, देखो हमने क्या क्या पढ़ाया था, शुरू से आओ। अरे वहाँ देखो ना, अथिया पलटो ना इस सब के का। उसको दो पहले, देखो हम क्या क्या पढ़ाए थे, उसको दो। तुम पकड़ो, तुम लोग लो ना यहाँ से, चलो और सवेरे आओ ना जी। हमको पढ़ाना है राजधानी से, राजधानी लिखा हुआ है। मैंने देखा स्टार्ट किया शुरू से, मैंने क्या क्या पढ़ाया शुरू से, वहाँ से दिमाग लगाना है। शुरू से, शुरू से और शुरू से होकर पहले भी मैंने पढ़ाया कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका किया। हाँ अब आइए, मैं अभी ये देखना है बाबू कि हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ाया। अगर जो हमारे वीडियो को अगर ऊपर नहीं देखा है उसको अभी हम दिखाने के लिए चाहते हैं। अब अगर जो नहीं देखा है जानकर के उसमें देख सकते हैं। अब अगर नहीं देखेंगे जो हम पढ़ाए हैं उसको यहाँ पर देंगे होमवर्क में, उसको पूरा कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप देखे होंगे हमारे वीडियो को, अगर आप देखे होंगे हमारे वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देते हैं, अगर बना ले तो वो अच्छी बात है, आपकी पूरी तैयारी एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके पीछे पहले क्या क्या पढ़ाई किया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम पढ़े थे कोशिका क्या है। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ लिए थे कि कोशिका क्या है। देखिए कोशिका किसे कहते हैं, है ना बाबू? हम लोग पढ़े थे कि इसका खोज, इसका खोज कब और किसने किया, है ना? फिर हम लोग पढ़े थे कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है ना? कोशिका के कितने भागों में, कितने भागों में बांटा गया था। तो आपको पता है कि कोशिका के 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। देखिए एक क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, फिर क्या, केंद्रक। हम लोगों ने इतना पढ़ा है। और हम लोग पढ़े थे, देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे, क्या हम लोग पढ़े थे पता है? अंतः परद्रवी जालिका। जालिका क्या है, वर्णन करे। हाँ चलिए, हम बोल रहे हैं ना, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। अब आइए यहाँ से, फिर हम लोग पढ़े थे 4 में पढ़े थे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, इसका कार्य मैंने सिखाया था। फिर देखिए, फिर सिखाए थे गोल्जी काय क्या है। गोल्जी काय क्या है, कार्य सिखा दिए थे। और इसका खोज, और इसका खोज कब और, होमवर्क के लिए है, नोट इसको कर लेंगे आप सभी कोई। कब, इसका खोज कब और किसने किया।
फिर पढ़ाए थे लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, इसका खोज कब और किसने किया। उसके बाद हम पढ़ाए थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका कार्य। फिर हम पढ़ाए थे कि लावक क्या है, लावक क्या है, प्रकारों का वर्णन करना था। इसकी प्रकार को पूरा हम लोग वर्णन करके पढ़ लिए थे। अब देखिए इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्या, राजधानी। ठीक है, तो जो हमारे क्लास में प्रेजेंट नहीं थे बच्चे, उसको एक बार जान करके वीडियो को ज़रूर देखें, और जब अब देखेंगे तो कुछ समझ में पूरी तरीक़ा से आ जाएगा। इसीलिए अगर जो बच्चे देखा है तो भी अच्छा है, नहीं देखा है तो वह अच्छा की बात है। इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, ये वाला है ना होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर आप इसे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी आपको पीछे से छूट गया है वो आपके मैनेज अपने आप में कर सकते हैं। तो इतना आपके लिए राइबोस कोई बात नहीं है, बहुत बनी है का, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले आप लोग इतना तो कीजिए। देखिए किसी भी चीज़ को दोबारा पढ़ना गलत बात नहीं है। आप जितने बार पढ़ेंगे देखिए बार बार पढ़ने का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। बार बार एक ही पॉइंट को पढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस उसे कर रहा है। और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका रिहर्सल हो जाएगा। और भाई रिहर्सल हो रहा तो समझिए आपके माइंड में बहुत जल्दी वो बस जाएगा फिर क्वेश्चन आंसर पूरा। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। बस समझ में आ रहा है? और भी आप लोग का जो भी होगा दोस्त वगैरह उसके पास शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, तभी वो भी देख के समझ सके। ठीक है ना? चलिए हो गया, आगे बढ़ रहे हैं हम, निकल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं हम। ठीक है, इतना आप इसे पूरा कर सकते हैं। देखिए दिए हैं आपका, हम बुक से ही दिए हैं, ज़्यादा थोड़ा कुछ किए हैं, आपके सिलेबस से ही तो दिया गया है। अब ये जो है ना सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ा रहे हैं, और ख़ास करके लिए 9th और 12th के लिए बहुत ज़रूरी है, 11th के लिए। तो 9th इसके लिए जो बता रहे हैं वो 9th क्लास और फिर 11th क्लास और फिर 12th क्लास ध्यान देगा। ठीक है, इतना क्लियर ज़रूरी है। और बाकी जो अगर तैयारी कर रहा होगा जेईई मीन्स का, ITI का, नीट का तैयारी कर रहा है, उसके लिए और काफ़ी मात्रा में बहुत ज़रूरी है ये वाला, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आता है धीरे धीरे, बट लोग पढ़ कर के भूल जाता है। चलो हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमको आज पढ़ना है गुणसूत्र से, क्या राजधानी से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? आइए, क्या है राजधानी? कहता है कोशिका की राजधानियाँ चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है। देखिए कहता है कि कोशिका की राजधानियाँ जो है ऐसे कोशिका की है, तो कोशिका की राजधानियाँ चारों ओर से क्या है, एक झिल्ली से घिरा। वो झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। जैसे देखिए ए वाला है, ठीक है, तो ये देखिए इसको मान लीजिए राजधानी है। इसमें क्या है? राजधानी है। ठीक है, कहता है कि कोशिका के चारों ओर झिल्ली से घिरा हुआ है। वो झिल्ली के नाम क्या है? एक झिल्ली से घिरा हुआ है, झिल्लिया का नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट झिल्ली। फिर से एक बार, राजधानी किससे घिरा हुआ है? टोनोप्लास्ट झिल्ली से। आपको इसमें आगे दिया है, बट देखिए ये भी आप समझ सकते इस तरीका से, आपको आगे भी वो इसमें इमेज रहेगा। ठीक है,
कहता है कि इस झिल्ली के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस झिल्लिया के अंदर कौन पदार्थ है? ठोस या तरल पदार्थ है। कौन पदार्थ? ठोस के मतलब क्या होता है? कठोर कह दीजिए। और तरल के मतलब क्या होता है? द्रव कह दीजिए। द्रव कह सकते हैं तरल के मतलब। कहता है कि जिसे कोशिका रस कहते हैं। देखिए अब इसके अंदर में जो ठोस अवस्था में है और तरल अवस्था में है, ठोस और उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। यह जल संतुलन के कार्य करती है। ये काम क्या करता है? जल को बैलेंस में करता है। जल संतुलन कहने का मतलब जल को बैलेंस में मतलब इकट्ठा करता है। वो जल को क्या करता है? इकट्ठा करता है, उसे बैलेंस करके रखता है। हम भी खाना खाते हैं, हमारा भी पेट क्या करता है? बैलेंस करता है। अगर अनबैलेंस करेगा तो कभी कभी पचता नहीं है खाना। समझ में आ रहा है? हर चीज़ को बैलेंस करना जरूरी है। हम रास्ता में चलते तो हम भी बैलेंस में चलते हैं। बैलेंस होना बहुत, अपने आप में बैलेंस होना एक तरीक़ा से स्वतंत्र हो जाना उसका माना जाता है। क्या हो जाना? अपने आप में बैलेंस, किसी पर डिपेंड मत रहिए, अपने आप में ठीक रहिए। तो दुनिया सारा वैसा ही है, ठीक है। जो नहीं है वो होना भी चाहता है कि हम बैलेंस में हो। तथा ये पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करती है। ये होता किस में है? राजधानी किस में होता है? पादप। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे की सेल में पाया जाता है। क्या? रसधानी। क्या? राजधानी। और ये कठोरता प्रदान करता है, मतलब उसे मजबूत बनाए रखने का ये काम करता है। कौन? हाँ, जंतु कोशिका में भी होता है ये वाला, बट अभी ये समय ना मैं पढ़ा रहा हूँ पादप कोशिका के बारे में। तो अभी ये समय जी यहाँ लिखा हुआ कि कठोरता प्रदान करती है। कठोरता प्रदान करने का मतलब होता है कि वो पौधा का क्या है? मजबूत बनाए रखता है। कौन? राजधानी। कठोर मतलब मजबूत बनाए रखता है उसे। किससे? पादप मतलब पेड़ पौधों को जरूरी है कि नहीं है? हाँ। ये आपका क्या रहा? राजधानी। राजधानी में क्या बोलेंगे? घिरा हुआ किससे है? वो घिरा हुआ किससे है? घिरा हुआ है झिल्ली से है। झिल्लिया का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। झिल्लिया का नाम कौन सी है? आप बताइए कि जो घिरा हुआ है और उसके अंदर में कौन कौन पदार्थ है? दो पदार्थ है, एक ठोस और एक तरल। ठोस और एक, तो जो पदार्थ हुआ है ठोस और तरल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कोशिका रस। कोशिका रस कहते हैं। अब बात ये आती है कि राजधानी जो होता है सिर्फ पादप कोशिका में होता है। किस में होता है? जबकि वो कठोरता प्रदान करता है। कठोरता प्रदान करने का मतलब क्या मैंने बताया था कि पौधों को क्या करता है? मजबूत बनाए रखने का वो काम करता है। कौन? समझ में आया राजधानी क्या होता है? आगे से बढ़ते हैं। इस तरीक़ा से बने रहिए, देखिए आपको समझ में आएगा। एक क्या देख रहे हैं? तारक काय। कहता है कि यह बेलना जैसा रचना होता है। बेलना देखे होंगे आप लोगों ने कभी? लड़की लोग रोटी बेलते हैं, रोटी बेलती है, बेलता है। लड़का है तो बेलता, लड़की है तो बेलती, लड़की है तो गोल गोल, लड़का है तो चपट चपट। क्यों? कभी कहाँ लड़का का गोल गोल रोटी बनाने के लिए, लेकिन हमको आता है, हम जानते हैं बस। कहता है तारकाय जो है कैसा है? बेलनाकार की जैसा रचना है। और यह केंद्रक के पास मौजूद रहता। ये रहता है किसके पास? केंद्रक के पास। बीच में क्या होता है? तो एकरे अगल बगल में होगा कहीं पर ही। यही ना बात कर रहा है, अगल बगल की बात कर रहा है ना। कहता है पास। अब यह कोश के विभाजन में सहायता करता है। जब कोश का विभाजन, जब कोश का जब बढ़ता है, टूटता है, तो वहाँ कुछ करता है, सपोर्ट करता है। कौन? कच्ची पढ़ेंगे तारक काय। तारक क्या इसका काम है? तो बोलेंगे कि जब कोशिका विभाजन में सहायता करता है। विभाजन के मतलब क्या होता है? टूट जाना, अलग हो जाना, बिखार जाना, खंडित हो जाना, ये होता है कोची मतलब। इसका काम क्या है? सहायता कब करता है? जब कोशिका टूटती है तो कोची करती है वो सहायता, मतलब सपोर्ट, सहारा, समर्थक। कहता है यह कोशिका का प्रचलन अंग है। ये कोशिका का कैसा अंग है? प्रचलन अंग है। कैसा अंग है? मतलब जरूरी है कोशिका के लिए, वो बहुत जरूरी है। एक क्या है? माइट्रो। यहाँ तक लगता है हमको पढ़ाए थे, हमारा इतना विश्वास है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला 2 बार जब पढ़ेंगे, 3 बार जब पढ़ेंगे, इसलिए कहते हैं
कि आप लोग देखिए, हेलो, फर्स्ट एंड लास्ट। जब मैं शुरू करता हूँ ओ और जब इन करते हैं ओ, दोनों पॉइंट को लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में आपके। हमने कहाँ तक क्लास किया है आज, तब तो फिर अगले क्लास में समझ में आएगा कि आप यहाँ तक पढ़ाए थे। बस समझ में आ रहा है? इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड शुरू कहाँ से किए, अंत कहाँ किए, ये दोनों पॉइंट होना चाहिए। आप लोग के सप्ताह में क्लास बायोलॉजी के एक दिन रहवे करता है और आप लोग भूला जावे करते हैं। क्यों भुलाएंगे नहीं? क्या क्लास रोज रहता ही नहीं है तो आप लोग भूल जाते हैं। क्लास रोज रहे तब ना लोग नहीं भूलेगा। अब 8 दिन के बाद एक बार होता है क्लास, क्योंकि सब कुछ देखना है ना और सिलेबस रहता है। क्या है? माइक्रो ट्यूबुलस। कहता है छोटी छोटी नालिकाएं जैसी होती, कैसा होता है? छोटी छोटी नलिका जैसा होता है, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती होता है। किसमें? कोशिका। ये किसमें होता है? कोशिका। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। विभाजन के समय स्पिंडल, सेंट्रियोल, सिलिया के निर्माण में भाग। देखिए, जब ऐसा निर्माण जब होता है, इस समय कोची करता है, वो भाग लेता है। कौन? माइक्रो ट्यूबुलस। आप कहता है केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस। हम बताए थे केंद्रक क्या होता है। हम लोग में केंद्रक कहाँ है? हम लोग में केंद्रक कहाँ है बताए थे, है ना? देखिए, हम लोग को जो केंद्रक है वो देखिए बीच वाला हिस्सा में केंद्रक है। यहाँ देखिए, हम लोग का केंद्रक बीच में है, ठीक है ना? कहाँ है? अब बाकी तो ये से हम लोग खाना वगैरह है तो आपका छोटी आंती सा को हो गया उसके नीचे में। तो हम लोग को देखिए नाभु को हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रक। नाभु की नाभि, वही नाभु नाभि। हम लोग का केंद्रक यही वाला है। हम लोग पता है बचपन में जब हम लोग रहते हैं ना माँ के पेट में बचपन में, तो हम लोग के पेट में खाना नाक मुंह से नहीं जाता है। हम लोग का जो जाता है सेवन जो होता है, हम लोग का जो रहते हैं हम लोग बचपना में पेट में, तो हम लोग को भोजन जो हम लोग सेवन जो करते हैं मतलब बचपना में पेट में, तो किससे करते हैं? इसी से करते हैं। कभी देखे होंगे जब कोई बच्चा जन्म जो लेता है तो उसका नाभु निकलेगा पाइप नियर लंबा। देखे होंगे कभी आप लोग बड़ा अस्पताल में, हॉस्पिटल में। अब तो किसी के, अब कोई भी बच्चा जन्म घर पे नहीं लेता है, आपको पता होना चाहिए। अब हर कोई बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में लेता है। लेकिन आज से बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है इस जमाना के अनुसार। लेकिन पहले जाइए तो सबके घरे एगो था पहले कुछ डागरीन, वो आई जो उसका कर्म है वो की बच्चा जन्म ले लिया। लेकिन अब एक उनका लिए होता है ना परेशानी, एक उनका लिए दिक्कत भी, दर्द भी हो रहा है, तुरंत एम्बुलेंस आती है उसके गेट के पास, घर के पास। एम्बुलेंस में बैठो अब चल जाओ हॉस्पिटल में, सरकारी में। अब ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? आप लोगों ने कभी ये भी देखा होगा, कभी कोई बकरी को कभी कोई बकरी या गाय या भैंस जब बच्चा देता होगा तो उस समय भी आप लोग देखे होंगे उसका नेबू से पैंप निकला हुआ रहेगा, रहता है ना? तो उसी से पेट में भोजन जो ग्रहण जो किया उसी से करता है। सही बात है कि नहीं? अब ये नहीं कि माने कि अगर मम्मी, अब माने कि गाय या भैंस चाहे तो माँ कोई भी हो, ठीक है, हर कोई कहीं न कहीं माँ ही है, चाहे तो किसी के भी हो, ठीक है। अब देखिए माँ, अब जब माँ जब चावल जब खाती है तो ये नहीं कि चावल खाई डायरेक्ट चावल चला गया नाभु से होकर के पेट में, ऐसा भी नहीं होता है। मोटका दिमाग मत लगाइएगा। वो जब भोजन जब पिसाता है ना हमारे पेट में, माँ के मतलब पेट में, तो उसके बाद उसका रस जाता है उसके अंदर में, दाल भात नहीं जाता है उसके अंदर में। हम जैसे ना तने को तो हम वैसा ही, अरे कैसे जिंदा रहता है पेट में, कैसे वो क्या खाता है, लगा ऐसी होता होगा। माने मम्मी अगर खा रही है ना सेव तो वो भी लगा खाता होगा सेव, मम्मी अगर खा रहा है रोटी तो भी मारता होगा रोटी। लेकिन जब मैंने बड़ा हुआ, जब मैंने पढ़ाया देखा है पढ़ाई जब कहीं कहीं क्लास लिए तो बुक में लिखा हुआ था अरे ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं, तो हम बोला गलत सोच रहे थे। तो ज्ञान नहीं रहने की वजह से ही लोग को गलत सोच लेता है ना, नॉलेज नहीं रहता है उसके बारे में, ज्ञान नहीं है। और जिसके बारे में जिसको ज्ञान नहीं है कुछ भी सोच लेगा, कुछ भी सोच लेगा, कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञान लेने के बाद समझ में आता है कि रियल क्या था, सच्चाई क्या था। समझ में आ रही है ये बातें? तो वैसे ऐसे होता है। तो हम लोग का केंद्रक ए वाला
कहता है कि कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी रचना पाई जाती है। कोशिका द्रव के बीच की बात कर रहा है। ये देखिए आप लोग, कोशिका द्रव के बीच, ये देखिए कोशिका द्रव है, मैंने अभी बताया था। ये क्या है? ये क्या है? कोशिका, सही बात है ना। आई क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या है ये? कहता है कि कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी, एक बड़ी और गोल, एक बड़ी और, मतलब यही वाला बात कर रहा है, एक बड़ी और गोल रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। देखिए यही नहीं केंद्रक, ये गोल इसका रचना है, गोल रचना है। क्या मतलब बीच में है, तो कोशिका द्रव के बीच में है ये। कहता है कि सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। केंद्रक मौजूद रहता है किस में? जीवित कोशिका में। किस में? जीवित। किस में? जीवित। हाँ, मरा हुआ में, मरा हुआ में, जिंदा में रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक। ये वाला कह रहा है, ये वाला कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, फिर से उसको पढ़िए बाबू एक बार। पढ़िए 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 एक बार, देख के समझिए क्या कह रहा था उसमें, कि जिसके चारों ओर, मतलब क्या ने किया, इसके चारों ओर दोहरे परत, मतलब कि दोबारा परत चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं ये वाला। तो दोबारा परत किसने किया? परत की एक झिल्ली रहती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक, या तो उसको केंद्रक कला कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। ये देखिए, ये जो है इसे क्या है? ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या देख रहे होंगे? केंद्रक, केंद्रक झिल्ली है। क्या है? अब ये क्या है? ये केंद्रक है। कौन? अरे बापा, ये कौन चीज है? कोशिका। कहाँ ध्यान है ये सब की? अब ये क्या चीज है? समझ में आ रही है? ए, केंद्रक द्रव होगा कोशिका द्रव के बीच, कोशिका द्रव के बीच। तो केंद्रक के अंदर, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, केंद्रक द्रव कर लीजिए। अरे हटाइए ना, चलिए हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें अनेक केंद्रक झिल्ली रहते हैं, सही बात है। इन छिद्रों के दो, इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। हमरा झिल्ली पढ़ रहे थे अभी, नहीं नहीं, केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान, और किसके किसके बीच? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच। कोशिका द्रव कौन वाला इसमें होगा पता है? कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर, ई वाला आपको होगा, लेकिन ई वाला होगा आपको कोशिका द्रव। लेकिन केंद्रक द्रव मतलब केंद्रक के अंदर की बात कर रहा है। केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव कहाँ होगा? देखिए इसके अंदर में होगा, इसके अंदर क्या होगा? उसको नाम है केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर लेकिन होगा केंद्रक द्रव। हाँ, केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है। अब इसमें, अच्छा इसमें केंद्रक द्रव कौन सी वाला होगा? जहाँ कोशिका, तो वो तो भाई चलो मान लो इसको कौन सी है? केंद्रक द्रव है। अब बताओ इसमें कोशिका द्रव कहाँ पर ही होगा? केंद्रक के, तो केंद्रक मतलब एकर बाहर, केंद्रक तो एकर बाहर मतलब ये वाला कि ई वाला? ई केंद्रक देखो, ये वाला ही कोची है, ऊपर वाला ये केंद्रिका है। अब एक नीचे वाला, अंदर वाला, चलो ठीक है, यार दिमाग नहीं लगाना है। देखो इसमें क्या, देखो इसमें क्या क्या आ रहा था। कहता है इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक
एवं कोशिका द्रव के बीच क्या करता है? आदान प्रदान। कोशिका तो पता इसमें करता है पदार्थों का। ए चलो करो तो फैनवा यार। चलो आगे आइए। ये देखिए यहाँ शायद शुरू हमको करना था, है ना? शुरू हमको यहाँ शायद करना था नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी आपको हम बता दिए हैं वो वाला। अब देखिए यहाँ से हमको चलना है, मेन जो है यहाँ से ही चलना है। ठीक है, देखिए आइए। कहता है केंद्र के संरचना को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र के संरचना को अध्ययन के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, और फिर क्या है? केंद्रिका। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, और फिर क्या है? केंद्रिका। आइए हम लोग जानते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली। ये देखिए इसमें हम बताएं अभी आपको 3 चीज। देखिए फिर से एक बार देखिए इसमें बाबू, देखिए अध्ययन के दृष्टि से केंद्रक के संरचना को कितने भागों में बांटा गया? केंद्रक के संरचना को बांटा गया है 3 भागों में। मतलब केंद्रक को बांटा गया क्या भागों में? लेकिन किसके आधार पर? अध्ययन के संरचना को बांटा गया अध्ययन के दृष्टि के आधार पर। मतलब अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं। किसके आधार पर? किसको बांटा गया है? केंद्रक को। कौन कौन है देख लीजिए एक बार ध्यान से। केंद्रक झिल्ली। अभी देखिए इसके हम लोग पीछे हम लोग पता है क्या पढ़े थे? कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्रक पढ़े थे। लेकिन उस समय कोशिका जुट रहा है, उस समय क्या जुट रहा था? लेकिन यहाँ पे हम जब केंद्रक जब पढ़ रहे हैं तो इसमें केंद्रक को जोड़ना है। तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव और फिर केंद्रिका, यही ना है जी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कोशिका क्यों पढ़ रहे थे वो कर पहले, क्यों कौन कोशिका कौन बारे में पढ़ रहे थे, बट अभी हमको पढ़ना है केंद्रक के बारे में। इसलिए कहते हैं कि केंद्रक को बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में। केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? कोशिका, सॉरी, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव और फिर केंद्रिका। याद हुआ 3 गो? आप आइए इसमें बताइए कितने कितने हैं 3 गो। आप देखिए यहाँ बताते हैं। अभी देखिए क्या था? केंद्रक, केंद्रक 1 और है कहीं पे कुछ, केंद्रक 2 और है, ये देख रहे हैं। यही 3 गो बारे में क्या करना है? पढ़ना है। इसीलिए आपको पॉइंट में लिखा हुआ था कि केंद्रक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन बांटा गया है जो कि आप लोग देख रहे होंगे 3 गो में। और ये भी देखना है कि केंद्रिका कहाँ है, केंद्रक द्रव कहाँ है और केंद्रक झिल्ली कहाँ है। देख रहे हैं? देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए ये भी वैसा ही है जैसा हम लोग पढ़े हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव। यहाँ भी एक दूसरे के कोई अंदर में है और यहाँ पे भी एक दूसरे को बीच में है। आइए हम लोग जब वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा, तब समझ में पूरा के पूरा आएगा कि कौन किसके ऊपर में है। एक बार देख लिए इसमें। हम लोग अभी जो पॉइंट को पढ़ेंगे उसको ज़्यादा हम लोग देखेंगे। अभी देखिए अब बाकी वाला हो चुका है, ठीक है। अब बाकी सब आपको होगा। देखिए आइए आइए देखिए क्या है पहला, पढ़िए। देखिए क्या कहता है? केंद्रक के चारों और नहीं और होगा। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। केंद्रक के चारों ओर, अब केंद्रक की चारों ओर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब है, ये मान लीजिए क्या है? केंद्रक है। तो भाई कह रहा है दोहरी झिल्ली की बात कर रहा है। कौन झिल्ली की? तो ए वाला है। केंद्रक के चारों ओर
क्या झिल्ली की बात कर रहा है? केंद्र के अभी हम केंद्र के हैं तो बगल की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा भी आपको बताएं कि बीचों में कुछ है, बताए हैं कुछ, समझ में आ रहा है? आप मानिए कि राम है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अब मानिए इन्हें कोई नहीं बैठा है, अब मानिए इन्हें अगर रंजीत बैठा है तो बताइए तो क्या होगा? एक बगलों में को नहीं ना होगा, चाहे दूर में हो, इन्हें कोई है ही नहीं है तो बगल में वही होगा। तो इसलिए यहाँ पे केंद्रा का तक बगलों में दोहरी झिल्ली वाला एगो झिल्ली और नाम कुछ है केंद्रक झिल्ली, और कहते भी है केंद्रक झिल्ली, जबकि केंद्रा को चारों ओर से घिरा है, केंद्रा के चारों ओर से कहता है क्या? केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव की निश्चित आकृति रखती है। देखिए केंद्रक झिल्लियाँ जो है न, केंद्रक झिल्लियाँ जो है से केंद्रक द्रव के निश्चित आकृति बनाए रखता है। कौन बनाए रखेगा? क्योंकि भाई जैसे वो देखो निश्चित बनाए रखने का इसका मकसद ये है ना कि जैसे वो होता होगा या जैसे वो करता होगा, जैसे वो मतलब कि वो जैसे उसका आकृति है वैसा आकृति ये भी उसका बनाए रखता होगा, तब तो निश्चित है। कोई भी चीज़ निश्चित है। जैसे माने कि आप लोग कभी देखे होंगे जहाँ पे ईंट बनता है, ईंट का ढांचा देखिए, ढांचा ईंट जहाँ बनता है, ईंट बनता है वहाँ देखे होंगे कभी कुछ ऐसा रहता है जहाँ बनता है, और ईंट इसमें लोग मिट्टी डालता है, मिट्टी को इसमें क्या करता है लोग डालता है, और डालने के बाद जैसा ही वाला होता है ईंट वैसा ही बन जाता है। तो कह सकते हैं वहाँ पर भी कि जैसा इसका था ये वाला वैसा निश्चित आकृति बना दिया ईंट को भी, तो वैसा ही बनाए देखो रखता है। कोची को कोशिका केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव को निश्चित आकृति बनाए रखता है। यहाँ से एग्जाम में आता है ऐसे कि केंद्रक द्रव को निश्चित आकृति बनाए रखता है, वहाँ देल रहा तो वैसे बाबू कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली अकी केंद्रिका। अरे ना जाने ऑप्शन में क्या किया वो पगलाने के लिए डाल देगा, है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया एग्जाम ये सब जब आता है ना क्वेश्चन तो नहीं निकल पाता है। जब वैसा जब कोई जब एग्जाम हल्का जब होता तो आज लोग एग्जाम निकाल के बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया पढ़ करके भी रोड पर घूम रहा है। ठीक है, चलो कहता है क्या? इस झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र होता है। कौन झिल्ली की बात कर रहा है? इसमें छिद्र कौची होता है? बहुत मानी होता है। देखिए ऐसे आपको रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, इसमें अभी बताए थे ने, देखो वैसे ऐसे रहेगा, बहुत मानी ऐसे ऐसे है ना जी। देखिए ऐसे रहेगा, देखिए छिद्र नियन रहेगा इस रूप में, देखिए ठीक है। कहता है क्या? जिसके द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान करता है। ये जो आदान प्रदान करता है किसके किसके बीच कर रहा है? केंद्रक द्रव और फिर कोशिका द्रव, दोनों द्रव है, दोनों द्रव है, लेकिन फर्क कितना है कि एक कोशिका द्रव है और एक केंद्रक द्रव है, लेकिन दोनों द्रव है। फर्क क्या है? एक कोशिका द्रव और एक, लेकिन द्रव तो दोनों है। तो ये क्या कर रहा है? आदान प्रदान। कौन चीज कर आदान प्रदान? पदार्थों का। जरूरी है कि नहीं है ना? क्योंकि नहीं करेगा तो फिर मजबूत फिर नहीं रहेगा, है ना? जरूरी है उसे, एक तरीका से उसको एनर्जी मिलता है। आप देखिए क्या है? केंद्रक द्रव है, कहता है इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ भी देखिए आपको हम बार बार कहते हैं कि बायोलॉजी में पता है, अभी आप यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं दोनों वाला, हिंदी भी और इंग्लिश भी, लेकिन जब बैठेंगे ना बड़ा बड़ा एग्जाम में तो आपको हिंदी नहीं रहेगा, उसमें हिंदी में रहेगा लेकिन इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा। से ऐसे लिखा हुआ क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो वहाँ लिखा रहेगा ऐसे न्यूक्लियो, ऐसे मतलब रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्मा, ऐसे रहेगा हिंदी में लिखा। बस समझ में आ रहा है? समझ में आया? ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन हाँ आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में कब आएगा? जब आप पढ़ पाइएगा। आप जैसे पढ़िएगा आपको समझ में वैसे आएगा, है ना? इसलिए आप कैसे पढ़ते हैं समझ में आपको आता होगा, कैसे पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के
अभी हम केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूरा अभी हम बोलेंगे बाहर भीतरे केंद्रक की। हाँ चल कू कहाँ गया? केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल। अर्ध तरल के मतलब समझ में आता है? द्रव के रूप में तो है बट पूरा नहीं है, आधा है द्रव के रूप में। अर्ध के मतलब आधा होता है, पूरा 50% कह सकते हैं कि में द्रव की मात्रा है। कितना परसेंट कह सकते हैं ना? कितना परसेंट? बायोलॉजी में भी आता है परसेंटेज, देखते हो ना। कहता है द्रव भरा रहता है जिसे कोची कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक सबसे पहला कि केंद्रक द्रव होता है किसके अंदर में? तो केंद्रक द्रव केंद्रक के, केंद्रक द्रव केंद्रक के, केंद्रक द्रव केंद्रक के, केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर में है ने। देखिए ये मानिए, इसको क्या माने? इसको मानिए केंद्रक है। कौची मानिए? आप अगर यहाँ से अगर खुश नहीं तो यहाँ से खुश होइएगा ना। ये देखिए क्या है? ये देखिए केंद्रक है। और कहता क्या है? ए कहता है केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव पदार्थ, द्रव भरा रहता है, मतलब द्रव पदार्थ भरा रहता है और ज़्यादा नहीं है, मात्र 50% है। कितना परसेंट है? द्रव के मतलब ऐसा होता होगा शायद। देखिए द्रव के मतलब, देखिए द्रव है, ये क्या है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही ना बात कर रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? केंद्रिका न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के इरा में बोले ना, पूरा हम लोग बोलेंगे बाहरे भीतरे, पूरा वही पढ़ना है। ये अंदर बाहरे भीतरे ऊपर नीचे बीचवा में सागरो घुस जाएगा है ने। केंद्रक के अंदर, क्या बात है ने। हम बार बार कहते हैं आप लोग घर से ही पूजा करके आवल कीजिए, अच्छा रहल करेगा। केंद्रक के, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी अंडाकार रचना होती है। केंद्रक के अंदर तो सबसे पहला मैंने बताया अभी कि केंद्रक द्रव कहाँ होता है? केंद्रक के, तो केंद्रक के अंदर कुछ होता है? केंद्रक के अंदर कौची होता है? केंद्रक द्रव होता है। अब देखिए केंद्रक द्रव में पता है कौची होता है? देखिए क्या कौची होता है? केंद्रक द्रव में होता है एक छोटी अंडाकार रचना। मतलब कहने का ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? केंद्रक। काची हो गया? ये काची हो गया? ये केंद्रक। काची है ये? केंद्रक। काची है ये? केंद्रक है। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक, केंद्रक द्रव होता है। क्या होता है? केंद्रक द्रव। केंद्रक, 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 केंद्रक द्रव होता है इसके अंदर में। कोई बात नहीं, इसको आप पतला कर दीजिए। महीन महीने अच्छा रहता ने। नहीं दिख रहा है कलर? देखिए जब आसमानी कलर आसमान में कैसे चल जाएंगे कलर लाने के लिए हम? हाँ बताइए। चलिए नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, ये ठीक है? ये ठीक है? हाँ ऐसे ऐसे कर दीजिए तो है ने। मान लीजिए ये क्या है? केंद्रक। अरे यही है जी, यही ने बताए, यही ने यहाँ पर ही है। अब भाई को चाहिए। अब कहता है इसके अंदर में क्या होता है? अंडाकार, अंडाकार रचना होता है। केंद्रक द्रव के अंदर, एकर अंदर की बात कर रहा है। अब तो एकर अंदर मतलब एकर अंदर, अब एकर अंदर जाओ। देखिए एक क्या है? एक केंद्रक है। अब एक क्या है? केंद्रक द्रव है। और ओकर अंदर में कैसा रचना है?
अंडाकार रचना उसी को कोची कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरे यहाँ देखिए ना, केंद्रिका यही है, बोले ना, देखो यही रचना कोची बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। आगे आइए। विभाजन के समय सहायता करती है तथा RNA का संश्लेषण करती है। किसका? RNA का। एक क्या पढ़ना है? गुणसूत्र बताएंगे, उसमें आगे आएगा, आपको आगे आएगा उसमें। तो कोशिका के बांटने का काम वो भी करता है कौन? केंद्रिका। जरूरी है ना। अब क्या है? गुणसूत्र। कोशिका के केंद्रक में लंबी, देखिए देख रहे हैं, कोई क्या दिख रहा होगा? गुणसूत्र है ये। गुण कोशिका के केंद्रक में लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में एक रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? यही देखिए, ये कैसा है? लंबा है। कैसा है? खांबा नियन, खांबा नियन, खांबा नियन। खांबा देखे हैं? हाँ, तो खांबा नियन कौची है? लंबा है। तो खांबा नियन लंबा है। अब अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में, देखिए रहा में कैसा कुंडलित धागे के रूप में, कुंडलित धागे के रूप में देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये वाला भाग। तो उसी को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। कहता है कि गुणसूत्र के प्रत्येक गुणसूत्र 3 भागों में बटा हुआ है। कितना भागों में बटा हुआ है? कितना भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ। इरम देखिए, इरम है 3 भागों में, बट यहाँ पे एक बार देख लीजिए। देखिए, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। तीनों देखिए, पेलिकल, एराम देखिए, पेलिकल कहीं पे है? अच्छा रोकिए ना, आ जाएगा वो। मैट्रिक्स में कहाँ पे है? मैट्रिक्स है। क्रोमोमियर है किने है? किने है? वो वही वाला है, जब वहाँ पढ़ेंगे ना ये वाला, इससे हम बता देंगे आपको कौन किसके बाहर में, कौन किसके अंदर में। देखिए, आप हमसे देखिए। और उसके बाद अच्छा इन्हें पॉइंट है। देखिए, हेलो बच्चों, ध्यान दो। ये क्या है? 3 भागों में किसको बांटा गया है? गुणसूत्र को। कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स। कहता है क्या? गुणसूत्र का सबसे छोटी बाहरी भाग होता है। देखिए, ये देखिए गुणसूत्र है। ये क्या है? गुणसूत्र है। ये क्या है? गुणसूत्र है। अब कहता है गुणसूत्र का सबसे छोटी बाहरी भाग होता है। ये बाहरी भाग की बात कर रहा है। बाहरी भाग कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ये वाला भाग की बात कर रहा है। ये देखिए, इसको नाम क्या है? इसको नाम क्या देंगे? पेलिकल। क्या नाम है बाबू? पेलिकल। अब कहता है मैट्रिक्स। गुणसूत्र में जालीदार रचना होती है। कैसन? जाली नियन। कैसन? जालीदार मतलब जाली नियन। कैसन? जाली नियन, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब बताइए एरा में कहाँ पर होगा जाली नियन? इसके अंदर में होगा। देखिए, ये वाला होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है जाली नियन। अभी बताए थे ना मैट्रिक्स से, तो कुछ में कहाँ पे था? देखिए, जाली देखो ऐसा होगा, है ना? देखिए कैसा है जाली के। देखिए ये क्या है? देखिए क्या है? ये है मैट्रिक्स। ये क्या है? ये क्या है? मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। अब क्या कहता है इसमें? मैट्रिक्स में 2 समांतर कुंडलित धागे से समान रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। कैसा? 2 समांतर कुंडलित धागे जैसा होता है। जैसे हम देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं ये वाला, इसी को बात कर रहा है ना?
देखिए ऐसे कुंडलित के, देखिए ऐसे देखिए रहेगा, ये देखिए इसी के बात तो कर रहा है, ये देखिए इस रूप में रहेगा। देखिए इसको नाम क्या है, इसी को कुछ नाम है अर्ध गुणसूत्र। आप कहता है क्रोमैटिक्स में, देखिए आइए ना आगे, कहता है कि गुणसूत्र में एक लंबी टेढ़ी, अरे यार नहीं नहीं दो हो गया ना, हमारा पता था शुरू से ही थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा गुण पढ़ लीजिए पहले। गुणसूत्र में एक लंबी और टेढ़ी मेढ़ी रचना होती है। टेढ़ी मेढ़ी ये वाला है जी, सॉरी टेढ़ी मेढ़ी ए वाला है, तो ए वाला नाम बता इसका कुछ है, क्रोमैटिक्स। देखिए 2 मिनट, इसको नाम क्या होगा, क्रोमैटिक्स। देखिए सॉरी ए वाला नहीं होगा, इसका क्या अर्ध गुणसूत्र। ये जो देखो क्या कह रहा था, मैट्रिक्स में होता है। अब इसके अंदर में होता है कैसा, 2 समांतर कुंडली धागे, मतलब इसके 2 समांतर की जब बात कर रहा है, देखो मेन होता होगा, देखो वैसा नेशन जहाँ तहाँ देखो इस रूप में होता होगा, बहुत जहाँ तहाँ 2 समांतर धागे, धागा मतलब धागा नहीं है, और समांतर मतलब समान रहेगा, ऐसे रहेगा वो। तो ऐसा ऐसा किस में है बड़ी मनी, मैट्रिक्स में। किस में, मैट्रिक्स में। उसको क्या कहेंगे, अर्ध। अरे अर्ध गुणसूत्र के मतलब है ना पूरा गुणसूत्र नहीं है, आधा है गुणसूत्र, जबकि धागे के समांतर है, धागे के जैसा है, धागे के, उसी को तो बोलते हैं गुणसूत्र। इसमें जिसे कुछ ही कहते हैं क्रोमैटिक्स कहते हैं। क्रोमैटिक्स में 2 या 2 से अधिक मेहीन कुंडली धागे, अभी कैसा कह रहा है, मेहीन कुंडली धागे के समान रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमैट। देखो यहाँ पर यह चित्र में, यहाँ पर देखिए तब बता दिए, यहाँ पे आप आइए क्या कर रहा है, क्रोमैनी मैटा, यहाँ पर यह है क्रोमैनी मेटा, देखिए है ना। और देखिए मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पर देखो बात कर रहा है इसके अंदर में, उसको नाम क्या, अर्ध गुणसूत्र, मतलब आधा गुणसूत्र को बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र, ठीक है अपनी भाषा में, इसमें ये वाला। अब बाकी देखिए यहाँ पे आप लोग इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे बाबू, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करेंगे, बहुत सभी के लिए ज़रूरी है, ऑल क्लास के लिए, ऑल एग्जाम में पूछता है, फटाफट 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 कीजिए। हाँ मकई के पौधा है, फटाफट कीजिए, ऑल एग्जाम के लिए ये वाला है, इसमें कोई नहीं, सभी को करेंगे फटाफट। अब आइए समझाते हैं, ए कहाँ भाग रहे हो, हाँ हाँ हम रुकल भी हैं। पहला है मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। कितना होता है गुणसूत्र, 46। लेकिन मकई के पौधा में कितना होता है, 20 गुणसूत्र। और टमाटर में कितना होता है पौधा में, 24 गुणसूत्र। लेकिन आलू के पौधा में कितना होता है, तो 48 गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र, 48। मनुष्य से कम नहीं है आलुआ, तबे ना आलुआ उपजाता है किसान। अरे अभी समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं जी, ए लड़का समझ रहा है ने, मानव से कम आलुआ के गुणसूत्र कम नहीं है, इसलिए इंसान आलू की खेती करता है ताकि उसको गुणसूत्र मिले। चलो हो गया। अरे भाई मानव के शरीर में 46, मकई में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधा में 48। आइए आइए आप देखिए, एक और होगा शायद, देखिए यहाँ है मेढक में, मेढक में, मेढक 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 में कितना, 64, ये भी कम नहीं है, ये सबसे अधिक है। सबसे याद रखेंगे कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस में, यहाँ के अनुसार। तो भाई सबसे अधिक गुणसूत्र यहाँ के अनुसार हम बता रहे हैं। अधिक हम लोग किस में पढ़े थे गुणसूत्र, मेढक में। कितना गुणसूत्र है मेढक में, 64 गुणसूत्र है मेढक में। कितना है, हाँ 2 मिनट। अच्छा जी सबसे कम किस में होता है, कितना है, ड्रोसो 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 डा ड्रोसो ड्रोसोफिला में कितना होता है,
ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 8 गुणसूत्र। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया होगा तो सुधार लीजिएगा। सुधार के कुछ नहीं कीजिए, खाली ऐसे कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें देखिए और है मनुष्य में याद रखेंगे। ये वाला पूछा है बिहार बोर्ड में, चाहे तो ये वाला क्वेश्चन आया है, चाहे तो वो 9वां का हो, चाहे तो वो 10वां क्लास का हो, चाहे तो 11 क्लास का हो, और चाहे तो 12 क्लास को हो, और चाहे तो कोई बिहार परीक्षा क्यों ना हो, चाहे तो कोई बिहार परीक्षा क्यों ना हो, ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मानव वाला। तो चलिए, बाकी इसमें और है, एक बार देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक दिन पैरोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी आज के लिए इसमें इतने रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट। आप सभी को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो नहीं सीखा है वो सीख पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सभी को बाय।